नज़ीन, हम ओवरऑल एक ऐसे टाइम से गुजर रहे हैं जहां पर एक छोटी सी मिस कैलकुलेशन भी एक बड़ी जंग की तरफ लेकर जा सकती है, क्योंकि तमाम जो मेजर पावर्स हैं वो एस्केलेशन की तरफ तो जा चुकी है और एक कशीदगी तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और आमने सामने भी फौजें खड़ी हैं और जंगी मशकें भी हो रही हैं, प्रेजेंस भी हर खित्ते में सारी ताकतें जो वो बढ़ा रही हैं। और एक ऐसे वक्त में जब ईरान जंग का खतरा मौजूद है तो मिडिल ईस्ट में एक बड़ी जंग छिड़ने का खतरा जो वो हर वक्त यहां पर हमेशा से था। और अभी एक बड़ा वाकया हुआ, अमेरिकी नेवी का टाकरा हुआ है ईरानियन नेवी के साथ। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ा वाकया है। मिडिल ईस्ट के अंदर इस वक्त एक बहुत ज्यादा टेंशन्स बढ़ गई हैं। अमेरिकी नेवी का टाकरा हुआ है ईरानियन नेवी के साथ और ईरान और अमेरिका के तनाजुर में बहुत थोड़े ऐसे वाकयात हमें मिलते हैं। मिसाल के तौर पे जब रेवोल्यूशन आया ईरान में तो उस वक्त एक एम्बेसी का क्राइसिस हुआ ईरान के अंदर और फिर अमेरिका ने वहां पर बाकायदा ऑपरेशन के तहत फौज भी उतारी थी, ठीक है। तो ऐसे एक दो वाकयात मजीद जो है वो मौजूद है। तो इसी तरह का एक वाकया हुआ है, यानी हिस्ट्री का एक बड़ा वाकया ईरान और अमेरिका के तनाजुर में हो गया है और दोनों की नेवी आमने सामने आई हैं और एक ऐसा लम्हा गुजरा है कुछ मिनट पहले, कुछ घंटे पहले कि जंग होने वाली थी। ईरान और अमेरिका की जंग होने वाली थी और सिर्फ चंद मिनट की दूरी के ऊपर मामला खड़ा हुआ था। बिल्कुल जैसे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ, वहां पर बिल्कुल यह सूरत हाल पैदा हो गई थी कि दोनों तरफ से किसी भी वक्त हमला हो सकता था। इधर रशियन फोर्सेस खड़ी हैं, उधर अमेरिकन खड़े हुए हैं। तो यहां पर भी ऐसा हुआ है, ईरान अमेरिका की नेवी के ऊपर अटैक करने जा रहा था और अमेरिकन जो नेवी है वो ईरान के ऊपर अटैक लॉन्च करने वाली थी। विद इन फ्यू मिनट्स ये मामला सारा, यानी कि इतनी दूरी थी और इसको फिल फॉर जब वो फिर थोड़ा सा ठंडा किया गया और दोनों नेवीज हैं, ईरान तो नहीं लेकिन अमेरिका को फिर पीछे हटना पड़ा है क्योंकि ईरान की नेवी तो वहीं पर रही है, अमेरिका को जब वो पीछे हटना पड़ा है। अमेरिकी जो नाज़रीन डिस्ट्रॉयर हैं गल्फ ऑफ ओमान के अंदर वो जा रहे थे और उन्होंने अप्रोच किया ईरान की तरफ, जाना ईरान की तरफ उन्होंने अप्रोच किया। तो आगे से ईरानी नेवी ने जब वार्निंग दी कि अगर फिल फॉर जब पीछे ना हटे तो हम अटैक करेंगे। और आगे से अमेरिका, जाहिर है कि वो अमेरिका है फिर तो उसकी एक अपनी एरोगेंस, वो अटैक करने जा रहा था ईरानी नेवी के ऊपर। मैं जरा हेडलाइंस आपके सामने रखता हूं। ईरान नेवी कन्फ्रंट्स यूएस डिस्ट्रॉयर इन गल्फ ऑफ ओमान। ईरान ब्लॉक्स यूएस डिस्ट्रॉयर फ्रॉम सेलिंग इन सी ऑफ ओमान मॉनिटर्ड वाटर्स। सी ऑफ ओमान में और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के करीब, चूंकि ईरान पूरी तरह से वहां पर जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं वो मॉनिटर कर रहा है। ईरान हाई अलर्ट के ऊपर है, जो मिलिट्री मूवमेंट्स हो रही हैं ईरान उनको मॉनिटर कर रहा है। तो ये डिस्ट्रॉयर वहां पर उन वाटर की तरफ अप्रोच कर रहा था ईरान के साइलों के करीब जहां पर ईरान जब चीजों को मॉनिटर कर रहा है। तो ईरानियन नेवी ने इसको कहा कि पीछे हटो। ईरानियन के नेवी के जो एयरक्राफ्ट हैं उन्होंने इस डिस्ट्रॉयर को प्रिवेंट किया फ्रॉम अप्रोचिंग द वाटर्स अंडर ईरानियन मॉनिटरिंग। वो वाटर जो ईरान की मॉनिटरिंग में है उसकी तरफ ये बढ़ रहा था। उनका कि यहां से पीछे हटे, ऑर्डरिंग इट टू चेंज द कोर्स। और यूएस डिस्ट्रॉयर अटेम्प्टेड टू अप्रोच वाटर्स अंडर ईरानियन मॉनिटरिंग बिफोर बीइंग ऑर्डर्ड टू रिट्रीट। यानी आप जरा अंदाजा करें कि अमेरिका एक हेजेमनी मिडिल ईस्ट में क्लेम करता है, तो ईरानियन नेवी यानी मिडिल ईस्ट में किसकी नेवी है जो अमेरिका को कहेगी कि इधर से पीछे हटो? तो ईरानियन नेवी ने कहा अमेरिकी नेवी को कि यहां से पीछे हटो। आगे से जो अमेरिकी नेवी है, यूएस डिस्ट्रॉयर threatened to target the Iranian helicopters in response to their in request to leave। आगे से अमेरिकी नेवी ने कहा कि हम तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे। यानी उधर से ईरान मैसेज भेज रहा है कि पीछे हटो, इधर से अमेरिका ने अपनी एरोगेंस दिखाते हुए कहा कि हम तो तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे। तो यहां तक मामला, यानी ये अब चंद मिनट थे, ठीक है ना। या ईरान लॉन्च कर सकता था या अमेरिका पहले ही लॉन्च कर देता और ईरान के हेलीकॉप्टर्स गिरा देता, यानी ईरान के ऊपर हमला अमेरिका लॉन्च कर देता। द इरानियन आर्मी एयर डिफेंस सिस्टम इंटरवीन्ड After the US destroyer was threatened, issuing a decisive message। जब अमेरिका ने कहा कि हम तुम्हारा हेलीकॉप्टर गिराएंगे और ये जो तुम्हारे सारे एसेट जो हमें मैसेज भेज रहे हैं हम इनको हिट करने जा रहे हैं, तो फिर ईरान ने मैसेज डिलीवर किया कि हम डिसाइसिव रिस्पांस देंगे, अभी पीछे हटो। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। ये वहां पर हुआ है, यानी एक बड़ा इवेंट। इस तरह के इवेंट में कुछ भी हो सकता है, यानी अमेरिका उसमें अटैक भी कर सकता था। एक बहुत बड़ा टाकरा अमेरिका और ईरान का जब हुआ है और इसमें डेवलपमेंट यह है कि ईरान ने अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर किया है। यानी ईरान ने अपनी जो सोवरेनिटी है वो दिखाई है कि अमेरिका को अल्टीमेटली पीछे हटना पड़ा है। तो इसका मतलब यह है कि ईरान ने यह शो किया है कि वो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है अमेरिका को। तो क्या अमेरिका रिस्ट्रिक्ट होगा? अब अमेरिका मजीद क्या इकदाम उठाएगा ईरान के खिलाफ? और ओवरऑल इस एक बड़े टाकरे से हमें यह अंदाजा हुआ है कि यहां पर किसी भी लम्हे कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। यानी एक बड़ा क्राइसिस आया, उसमें कुछ भी हो सकता था। जरूरी तो नहीं है कि पीछे ही हटना था। अगर अमेरिका अटैक कर देता तो फिर तो दो चीजें हमारे सामने आई हैं। एक तो ईरान की नेवी ने जो बहादुरी और एक पावर दिखाई है कि वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं अमेरिका को, और दूसरी बात हमें यह पता चली है कि इस माहौल में कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। और जिसे ईरान के सदर ने कहा है कि हम जंग के लिए पूरे तैयार हैं और हम सीज फायर को बिलीव नहीं कर रहे हैं, तो ये एक सूरत हाल होगी।
दूसरा बड़ा वाकया नाज़रीन ट्यूनस के अंदर हुआ है। ट्यूनस के जो सदर हैं वहां पर पहुंचे हैं अमेरिकी इन्वॉय। अच्छा, अमेरिका के जो इन्वॉय हैं या एम्बेसडर हैं या उनके ऑफिशियल्स हैं, वो जिस भी इस्लामी मुल्क या मिडिल ईस्ट के अंदर जो तमाम इस्लामी और अरब मालिक हैं वहां पर वो विजिट करते हैं, तो उनको कभी ऐसी सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ा। यानी ये एक बड़ा वाकया इस तनाजुर में है कि फर्स्ट इस्लामिक गवर्नमेंट जहां पर अमेरिकी ऑफिशियल्स को यह सामना करना पड़ा है। अमेरिकी इन्वॉय ट्यूनस पहुंचा, बड़ा जबरदस्त ये मुल्क है और अरब स्प्रिंग का आगाज भी यहीं से हुआ है और ट्यूनस के लोग भरपूर मतलब उनकी सपोर्ट है फलस्तीन के लिए। ट्यूनस में अमेरिकी इन्वॉय पहुंचा और जो ट्यूनस का सदर है उसने जनाब अली मीडिया के सामने ही लाइव सारा मीडिया के सामने ही जनाब अली उन्होंने गजा के बच्चों की तस्वीरें उसके आगे रख दी। अमेरिकी इन्वॉय के सामने गजा के बच्चों की तस्वीरें आगे रख दी और कहा कि जनाब अली आपको अंदाजा है कि गजा में ये सारा कुछ हो रहा है, आपको गजा की बच्चों की ये तस्वीरें आप तक पहुंच रही हैं। जरा हेडलाइन देखिए, फ्रांस का मीडिया, ट्यूनीशिया लीडर शो ट्रंप एडवाइजर इमेजेस ऑफ स्टार्विंग गाजा चिल्ड्रन। टर्किश मीडिया, ट्यूनीशियन प्रेसिडेंट शोज डिस्टर्बिंग इमेजेस ऑफ स्टार्विंग गाजा चिल्ड्रन टू यूएस इन्वॉय। अरब न्यूज, ट्यूनीशिया लीडर शोज ट्रंप एडवाइजर इमेजेस ऑफ स्टार्विंग गाजा चिल्ड्रन। और तस्वीर दिखाएं जिसमें बच्चे जो है वो रो रहे हैं। ईटिंग सैंड इन ऑक्युपाइड पैलेस्टाइन इन द 21st सेंचुरी ही हैड नथिंग एल्स टू ईट। यानी बड़ा इवेंट है, एक बड़ा इवेंट है और एक तरह से इंबैरेस किया गया है मिडिल ईस्ट की बाकी हुकूमतों को। उन्होंने अमेरिकी इन्वॉय को कहा कि जनाब अली आपको पता है कि गजा में क्या हो रहा है और ये जो बच्चे हैं आपको पता है कि इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं और ये 21st सेंचुरी में सैंड खाने पर मजबूर है। यानी उन्होंने कहा कि ये रेत खाने पर मजबूर है 21st सेंचुरी में। ही देन शोड अनदर इमेज, एक और तस्वीर उन्होंने दिखाई, हुज बोन्स वर प्रोट्रूडिंग थ्रू हिज स्किन। एक और बच्चे की तस्वीर दिखाई जिसकी हड्डियों का ढांचा नजर आ रहा था। द चाइल्ड इज डाइंग फ्रॉम हंगर। उन्होंने कहा अमेरिकी इन्वॉय जनाब ये बच्चे जो है वो भूख से मर रहे हैं। यू हैव सीन मैनी इमेजेस लाइक दिस। मुझे उम्मीद है कि आपने इस तरह की तस्वीरें देखी होंगी। उधर वो सारा लाइव जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनाब ये बच्चे जो है वो भूख से मर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप ये तस्वीरें आप तक भी पहुंच रही होंगी। दिस इज अटरली अनएक्सेप्टेबल। दिस इज अ क्राइम अगेंस्ट ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी। द चाइल्ड इज ऑन द वर्ज ऑफ डेथ, परहैप्स ऑलरेडी गॉन। उन्होंने कहा कि ये जो बच्चा ऑन द वर्ज ऑफ डेथ है, हो सकता है कि हमारी इस बात के दरमियान ही उसकी डेथ हो जाए। हियर इज अनदर चाइल्ड, फिर और बच्चों की तस्वीरें रख दी, हु कुड नॉट इवन फाइंड अ ड्रॉप ऑफ वाटर, जिसको एक कतरा भी पानी का नहीं मिल रहा। दिस इज कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल। कोलैप्सिंग डे बाय डे वहां पर सूरत हाल हो रही है एंड हैज नो मीनिंग व्हेन वी सी दीज ट्रेजेडीज द पैलेस्टीनियन पीपल इंड्योरिंग एवरी डे एवरी ऑवर। हर घंटा हर दिन वो फलस्तीनी ये फेस कर रहे हैं। यानी देखिए, मुझे जरा बताएं 57 इस्लामिक कंट्रीज में कौन सी इस्लामिक गवर्नमेंट है जिसने अमेरिका को क्रिटिसाइज किया हो या अमेरिका को इसका जिम्मेदार करार दिया हो। यानी देखें, अमेरिकी ऑफिशियल जो है वो मिडिल ईस्ट में उनकी मुलाकातें हो रही हैं। क्या किसी अरब मुल्क ने किसी अमेरिकी इन्वॉय को कहा या अमेरिकी बड़े डेलीगेशन को, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, जो भी उनको विजिट करने आ रहे हैं, अमेरिकन आ रहे हैं, क्या किसी अरब मुल्क ने, क्या किसी इस्लामी मुल्क ने उनको कहा कि मतलब इस अंदाज में दो टोक बात की? कोई इस्लामिक गवर्नमेंट कर नहीं सकी। एक भाई ईरान की गवर्नमेंट है ना, तो ईरान तो फिर अमेरिकन जाते नहीं है, चाहे ये टर्की है, चाहे सऊदी अरेबिया है, कतर है, यूएई है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है। ठीक है, अभी मलेशिया में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गए हुए थे तो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी दिलेराना बात की कि गजा में फिलफॉर सीज फायर होना चाहिए, लेकिन ये तो कभी नहीं हुआ और यही तो होना चाहिए। देखें, आप कहते हैं कि भाई अब अमेरिकन हैं, मतलब तमाम जो इस्लामिक गवर्नमेंट है वो उनके साथ रिलेशंस भी रखे हुए हैं, उनके मुंह के ऊपर उनको कोई बात भी नहीं करते, ठीक है ना। और ना उनको मिडिल ईस्ट की एक गवर्नमेंट ने भी अमेरिका के खिलाफ तो कोई एक कंडेमनेशन भी जारी नहीं की है। इसराइल की कंडेमनेशन कर रहे हैं, लेकिन असल में तो ये अमेरिका करवा रहा है। तो ये एक यानी कि बड़ा इवेंट हुआ है जिससे सबको जो है वो मैसेज गया है, बाकियों को भी मैसेज गया है कि असल में तो ये प्रोटेस्ट करने का तरीका है। क्या ये बाकी गवर्नमेंट जो है वो इस हद तक गई हैं? जो हालांकि ये नॉर्मल बात है, जब वहां पर जेनोसाइड हो रही है तो ये कितनी कोई ज्यादा बड़ी बात है कि आप अमेरिकी इन्वॉय के सामने बच्चों की तस्वीरें रख दें, कोई बड़ी बात तो नहीं है। तो आप अंदाजा कर लें कि बाकी जो गवर्नमेंट्स है वो इस हद तक भी जाने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए जाहिर है कि कोई नहीं चाहता कि गजा में ये हो, लेकिन क्या वो उसको रुकवाने के लिए कोई बड़े इकदाम उठा रहे हैं? बिल्कुल नहीं उठा रहे हैं। तो ये एक बहरहाल बड़ा इवेंट है और पूरी दुनिया में इसकी जो है तारीफ की जा रही है और तुनीसिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी वर्ल्ड वाइड जो है इस वक्त बड़ी तारीफ वहां पर की जा रही है। अच्छा, फिर अब गजा में आप देखिए यूनरवा की क्या रिपोर्ट, यूनरवा स्टाफ डॉक्टर्स इन गाजा फेंटिंग फ्रॉम हंगर। अब ये मतलब हम आम फलस्तीनी तो पता नहीं उनकी क्या हालत होगी। ये जो लोग हैं जो यूनाइटेड नेशन के प्रोटेक्टेड हैं और मतलब इन्फ्लुएंशियल लोग हैं एक तरह से, मतलब राब्ते हैं दुनिया में, उनकी बात दुनिया में सुनी जाती है, उन तक भी खाना नहीं पहुंच रहा है और वो यूनरवा के जो डॉक्टर हैं वो भूख से बेहोश हो गए।
यूनरवा के डॉक्टर भूख से बेहोश हो गए हैं, गिर गए हैं, अब वो पता नहीं सर्वाइव करते हैं या नहीं करते। यानी ये तो उनकी हालत है, तो नीचे लोगों की क्या हालत होगी, ये इस वक्त वहां पर फाकों की सूरत हाल है। फिर आप जरा एक हेडलाइन देखिए, आज ब्लूमबर्ग ने बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जारी की है, उसका बहुत ज्यादा ये बात समझने के लिए, ये जो हम कहते हैं सैंक्शंस लग गई, ब्लूमबर्ग ने आज एक स्टडी रिपोर्ट की है, उन्होंने कहा है कि ये जो सैंक्शंस हैं ये इतनी ब्रूटल हैं और ये इतनी डेडली हैं कि अगर कहीं पर कई सालों का कॉन्फ्लिक्ट चले, यानी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, यानी जंग छिड़ जाए, उसमें जितनी हलाकतें होंगी सैंक्शंस की वजह से उतनी हलाकतें होती हैं। ये आज उन्होंने स्टडी जारी की है। तो ये जो क्यूबा है, वेनेजुएला है, ईरान है, इन मुल्कों के ऊपर जो सैंक्शंस लगी हुई है ना, ये असल में उनके ऊपर ऐलान जंग किया हुआ है, ये एक और तरह की जंग है। अब जरा देखिए, सैंक्शंस एज फाटल एज आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स कॉजिंग 5 लाख डेथ्स ईयरली। सैंक्शन उतनी ही फाटल हैं, उतनी ही मोहलक हैं जैसे कोई जंग होती है। प्रॉपर जंग जितनी हलाकतें करती है उतनी हलाकतें सैंक्शंस भी कर देती हैं। और उन्होंने कहा कि एक साल में 5 लाख लोग मारे जाते हैं सैंक्शंस की वजह से। 5 लाख लोगों की हम बात कर रहे हैं सैंक्शन की वजह से। सैंक्शंस कैन लीड टू एज मैनी फैटेलिटीज एज आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स। सैंक्शंस उतना ही जानी नुकसान कर सकती हैं जितना एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट करता है, विद यूनिलैटरल पेनल्टीज लिंक्ड टू हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डेथ्स एनुअली। जो अमेरिका और यूरोप यूनिलैटरली जो बात नहीं मानता, जो सरेंडर नहीं करता, जो झुकता नहीं है, उसके ऊपर जो सैंक्शन लगा देते हैं, उससे हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डेथ्स एनुअली हो रही हैं पिछले कई सालों से। और विद चिल्ड्रन अंडर 5 years ओल्ड बीइंग डिस्प्रोपोर्शनैलिटी अफेक्टेड, बच्चे जो है वो खासतौर पर बहुत ज्यादा उनकी डेथ्स होती हैं। द रिसर्चर्स डिटरमाइंड दैट द यूनिलैटरल सैंक्शंस रिजल्टेड इन ओवर 5,60,000 डेथ्स एनुअली अक्रॉस द ग्लोब। यानी ये जो इन्होंने सैंक्शन लगाई है, हर साल 5,60,000 बंदे सिर्फ सैंक्शन से मर जाते हैं उन सैंक्शंस के नतीजे के अंदर। Esteemed range for yearly fatalities caused by armed conflicts, which was derived from previous studies and their own analysis. Something very tremendous than the war. Sanction जो हैं ये उतनी ही मोहलक हैं जितनी कोई जंग होती है। तो ये जो है ईरान के ऊपर सैंक्शन है, बाकी मुल्क इनके ऊपर बाकायदा जंग डिक्लेयर की हुई है, ठीक है ना। और आप देखें कि शाम के ऊपर सैंक्शन लगी, कितना ज्यादा उन मुल्कों को जो है वो भुगतना पड़ा। तो ये भी एक आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये सैंक्शन खाली उसको आप नहीं कह सकते कि ये फाइनेंस से रिलेटेड है, ये भी ऐलान जंग होता है उन मुल्कों के ऊपर। अच्छा, अब जो तिजारती जंग है नाज़रीन वो उरूज के ऊपर है और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के साथ ये बहरहाल जुड़ी हुई है, क्योंकि अगर दुनिया अमेरिकी इन जो टैरिफ लगे हैं ट्रंप की जानिब से, अगर उसको सर्वाइव कर जाती है तो अमेरिकी ऑर्डर धड़म से गिर जाएगा। यानी ट्रंप ने अपना पूरा ऑर्डर ही लगाया है, क्योंकि जब आप इन टैरिफ को सर्वाइव करेंगे तो आप अलग मंडियों की तरफ जाएंगे, अलग फाइनेंशियल सिस्टम दुनिया में लेकर आएंगे, और अगर आप सर्वाइव नहीं करते तो अमेरिकन एम्पायर को काफी ताकत मिलने वाली है। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ मुल्क तो ढेर हो गए हैं, ठीक है ना, यानी कि वियतनाम ने डील कर ली है, इंडोनेशिया ने भी एक डील की है, और कुछ और मुल्कों ने। लेकिन जापान के हवाले से बड़ी खबर है, जापान की डील अमेरिका से हो गई है, और जापान की जो डील हुई है उसको ट्रंप ने अपने लिए बहुत बड़ी कामयाबी करार दिया है। ट्रंप प्लाजा अकॉर्ड्स इन मेकिंग मैसिव डील स्ट्रक विद जापान। ट्रंप अनाउंस मैसिव ट्रेड एग्रीमेंट विद जापान, जिसमें उसने कहा कि जापान जो $550 बिलियन अमेरिका में इन्वेस्ट करेगा, और ट्रंप की डायरेक्शन में कि यहां पर इन्वेस्ट करना है $550 बिलियन, विद वॉशिंगटन रिसीविंग 90% ऑफ द प्रॉफिट, और उस इन्वेस्टमेंट्स का जो 90% प्रॉफिट है वो अमेरिका की जेब में जाएगा। और इससे ये अनकन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट है कि ये इस तरह की इन्वेस्टमेंट तो होती नहीं है, और हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स होंगी, और जो जापान की मार्केट है वो अमेरिका के लिए खुली होगी। तो उसने कहा कि ये बहुत बड़ी जो है वो कामयाबी है। तो एक तरह से यानी जाहिरी तौर पर तो यानी ये अमेरिकी उसमें कामयाबी है कि ट्रंप की टर्म्स के ऊपर ये डील हो गई है, ठीक है ना। यानी अब देखें जापान ने भी कुछ सोच समझ कर डील की होगी, लेकिन फिलहाल ट्रंप कह रहा है कि ये उसकी जीत है कि उसकी मर्जी के मुताबिक जो डील वो चाहता था। अच्छा, जापान के ऊपर 25% टैरिफ लगने थे, जो कि अब रह जाएंगे 15%, यानी टैरिफ हो गए 15%, और साथ जापान उसके बदले में क्या करेगा, $550 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा। जैसे इंडोनेशिया जो है वो 50 बोइंग तैयारे खरीदेगा, ठीक है ना, 50 बोइंग तैयारे खरीदेगा, तो उस पर भी टैरिफ कम हो गया। अब जो सारा मामला नाज़रीन चला गया ना, वो चला गया है यूरोपीय यूनियन के ऊपर कि यूरोपीय यूनियन क्या फैसला करेगी। दुनिया में इस वक्त एक ही मुल्क है जो अमेरिका को टक्कर दे सका, वो मुल्क है चाइना। चाइना ने अपनी शरारत मनवाई है, बाकियों के साथ तो अभी फैसले बहुत सारों के साथ होने हैं, लेकिन बड़ी इकोनॉमीज तो यही है, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपीय यूनियन, कनाडा, ये बड़ी इकोनॉमीज है। तो यूरोपीय यूनियन एज अ होल क्या फैसला करती है, ये बड़ा फैसला कौन होगा, ये 2-4 दिनों के अंदर जो पता चल जाएगा। अगर यूरोपीय यूनियन भी अमेरिकी टर्म्स के ऊपर चली जाती है तो फिर ट्रंप उसको और अपनी बड़ी जीत बताएगा, और इसके नतीजे में वो बहुत सारी चीजें इंपोज करेगा, नेशनली भी और इंटरनेशनली भी। भाई वो कहेंगे मैं फातेह होकर उभरा हूं, तिजारती जंग मैंने जीत ली है, कोई छोटी बात तो नहीं है। तो इंटरनेशनली भी हो सकता है इजराइल की सपोर्ट और बढ़ा दे,
کیونکہ پھر عوام کا پریشر کم ہوگا نا اس کے نتیجے میں، یعنی وہ یہی اسی بات کو آگے بڑھائے گا کہ دیکھو میں تو امریکہ کے فائدے میں کتنا کچھ میں نے اچیو کیا ہے، تو ہو سکتا ہے اسرائیل کی سپورٹ میں اضافہ اور اوور آل یعنی امریکی امپائر اپنی پکڑ کو مضبوط کرنے کی جب وہ کوشش کرے گا. تو کیا یہ ڈیل سسٹینیبل ہیں یہ تو وقت بتائے گا، لیکن فی الحال یہ ڈیلز ہو گئی ہیں جس میں امریکہ کہہ رہا ہے کہ اس کو کامیابی حاصل ہوئی ہے، لیکن یورپی یونین کیا فیصلہ کرتا ہے اور ساؤتھ کوریا کیا فیصلہ کرتا ہے یہ بہرحال دیکھنا ہے. تو یہ دوسری بڑی ڈیل ہوئی ہے. پہلے یعنی کہ ویتنام کی ایک ڈیل ہوئی ہے، پھر انڈونیشیا کی ہوئی ہے، برطانیہ کے ساتھ بھی ڈیل ہوئی ہے، ذرا لو پروفائل ہے، لیکن یہ جاپان کی ایک بڑی ڈیل ہوئی ہے. تو تجارتی جنگ اس کا براہ راست اثر ہے، کون جیتے گا کون ہارے گا، اور ورلڈ آرڈر کے ساتھ اثر ہے. دیکھیے اگر جاپان یہ ڈیل نہ کرتا تو پھر اس کو چائنا کے ساتھ برکس کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھانا مزید پڑنے تھے، کیونکہ چیزیں بیچنی بھی تو ہے نا، امریکن مارکیٹ میں تو بک نہیں سکتی ہیں. تو کیا یہ سسٹینیبل ہیں؟ یہ وقت بتائے گا کہ 15% ٹیرف لگیں گے تو یہ جو چائنیز گاڑیاں ہیں، چائنیز پروڈکٹس ہیں، کیا ان کی کمپنیز افورڈ کر سکتی ہے 15% ٹیرف؟ ٹھیک ہے نا، آگے پرائس بڑھے گی، کمپنیز کیا اس چیز کو افورڈ کر سکتی ہیں نہیں کر سکتی، یہ تو آنے والے مہینے بتائیں گے. تو لیکن یہ ہے کہ اگر وہ اس طرف نہیں جاتے تو پھر چائنا برکس کی طرف ان کو جانا پڑنا تھا، اور برکس نے کہا کہ ہم اپنی کرنسی لے کر آئیں گے. تو یہ کافی یعنی کہ فیصلہ کن دن ہے. اچھا، اسی درمیان کیا ہوا ہے، ٹرمپ جتنا اندرونی کیوس کو آگے پیچھے کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ ہو نہیں رہا ہے. اب سی این این نے کچھ دیر پہلے رپورٹ جاری کر دی ہے، اور اس میں جیفری ایپسٹین سے ریلیٹڈ جو ان سین ویڈیوز اور فوٹوز ہیں وہ انہیں جاری کر دی ہیں. مطلب ایک بام شیل اس کو کہا جا رہا ہے. جیفری ایپسٹین کا معاملہ ٹرمپ کی صدارت کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. تو جیفری ایپسٹین کا معاملہ ختم نہیں ہو رہا. سی این این نے ایک بام شیل گرا دیا ہے اور اس نے ویڈیوز اور فوٹوز جاری کر دی ہیں ٹرمپ کی، وہ جو اس سے پہلے انٹرنیٹ پر موجود نہیں ہے، ان سین ویڈیوز اینڈ فوٹوز، جس میں ٹرمپ کم عمر خواتین اور ان کے ساتھ بھی دیکھے جا سکتے ہیں. ٹرمپ ٹائز ٹو ایپسٹین ری سرفیس ان بام شیل سی این این رپورٹ. پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو وہ لانگ سٹینڈنگ اس کے تعلقات رہے جیفری ایپسٹین کے ساتھ، دا کنوکٹڈ سیکس آفینڈر اینڈ فائنینشیل ہوز کنیکشنز ٹو پاورفل فگر کنٹینیو ٹو ریز کوسچنز. اور اس میں پھر آگے ڈیٹیل ہے کہ کہاں کون سی فوٹیج کہاں پر ملے تھے. تو یعنی تعلقات ثابت ہوئے ہیں ٹرمپ کے کہ جیفری ایپسٹین کے ساتھ تھے. پھر ایک اور عجب واقعہ ہوا، جیفری ایپسٹین کا جو لائر ہے جس نے پلی بارگین کروائی تھی وہ اچانک آج اس کی جو ڈیتھ ہو گئی ہے. اب یہ بھی وہاں پر ڈسکس ہو رہا ہے کہ بھئی یہ اچانک کیا ہوا. جیفری ایپسٹین جس نے یعنی یہ پلی بارگین جو ہے کروائی تھی اس کی بھی آج ڈیتھ ہو گئی ہے. اور آخری خبر یہ ہے کہ جو ٹرمپ نے ویزا جاری کیا تھا EB-5 ویزا گولڈ کارڈ کے $5 ملین کے بدلے میں ملے گا، اس میں اب یہ ہے کہ چونکہ جو برتھ رائٹ جو ہے نا، سٹیزن شپ، برتھ رائٹ، آپ امریکہ میں پیدا ہوئے تو آپ کو نیشنلٹی مل جائے گی، وہ قانون تو ختم ہو گیا. تو دنیا کی جو رچ فیملیز ہیں وہ اب اس کو کنسیڈر کرنا شروع ہو گئی ہیں. تو جو یہ والی ٹرمپ کی پالیسیز اگر کامیاب ہوں گی تو وہ گرین لینڈ کی طرف بھی جائے گا، پناما کی طرف، پناما کینال کی طرف بھی آئے گا، اسرائیل کے ساتھ سپورٹ میں مزید اضافہ ہو جائے، مڈل ایسٹ پر وہ اپنی مزید ول، ایران پر جنگ ڈکلیئر، کوئی اس طرح کے وہ اقدامات مزید اٹھائے گا. تو اب وہ جو یہ ویزے والا معاملہ ہے، اب دنیا کی جو رچ فیملیز ہے، بھائی امریکہ میں جانا تو ہے نا، تو برتھ پہلے دنیا میں یہ بھی ٹرینڈ ہے کہ آپ ڈیلیوری وہاں پر جا کر کرواتے ہیں اور آپ کو نیشنلٹی آپ کے بچوں کو مل جاتی ہے، تو اب تو نہیں ملے گی. تو اب وہ اس کی طرف بھی دنیا کی جو امیر ترین فیملیز ہیں وہ سوچ رہی ہیں کہ $5 ملین. تو یہ بھی بہرحال آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا. یہ اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو اس وقت واقعات ہو رہے ہیں. لیکن میں آپ کو بتا دوں، غزہ، ویسٹ بینک، شام، ایران، یہ وہ پیک کے اوپر اب ہم پہنچ گئے ہیں کہ کیونکہ غزہ میں جو سٹارویشن ہو رہی ہے وہ بالکل پیک کے اوپر پہنچی ہوئی ہے.